नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली किसानों की रैली को लेकर टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को स्वागत का इंतजाम करने के लिए कह दिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत ने एमएसपी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई और सवाल पूछे हैं। क्या कुछ पूछा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाली कंगना रनावत, जिसको पद्मश्री भी दिया गया था, अपने बयानों को देकर नए बवाल में फंस गई है, जिसको लेकर वरुण गांधी ने जोरदार निशाना साधा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कंगना रनावत अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस करो के नारे लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं। इस बीच आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से किसानों के सामने जिद कर रखा है, अगर ऐसा जिद चाइना के सामने कर दिया होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। और क्या कुछ कहा है बीजेपी के सांसद ने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रकट हुई बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी से जब किसानों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी, जनता, किसान, मजदूर सब खुश हैं, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इस बीच दोस्तों, गोहाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री के हाथ से सम्मान लेने से एक किसान ने मना कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने किसानों को मंच से बाहर उतारा है। आखिर किस तरह का ये पूरा मामला है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना के निर्माण को लेकर एक और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो बयान दिया था, उसके बाद अब खुले तौर पर सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि चाइना ने भारत के बॉर्डर के पास ये गाँव बसाया है। इसको लेकर दोस्तों और भी बड़ी जानकारी है, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं और तीनों काले कानून का विरोध करने के साथ ही वापस लेने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को किसानों का विरोध करने के कारण चुनावी नुकसान होने वाला है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि तीनों काले कानून को लेकर जारी एक साल से आंदोलन के बीच में 22 सितंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर किसान महापंचायत पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे 22 नवंबर को लखनऊ आ रहे हैं और सरकार उनका स्वागत करने का इंतजाम करे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आंदोलनकारी किसानों को लखनऊ और दिल्ली का फर्क समझना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ राज्य की राजधानी। यह महसूस करना होगा, किसान आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले 9 नवंबर को राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कह दिया था कि ऐतिहासिक लखनऊ के अंदर 22 नवंबर को किसान महापंचायत होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानून के विरोध में ताबूत में आखिरी कील होगी। अब पूर्वांचल की और तेज होगा आंदोलन, ये बात उन्होंने 2 दिन पहले कही थी। अब दोस्तों, आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति से दूर हैं, उन्हें राजनीति करनी नहीं है, वे केवल अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं। किसानों के आपसी फूट पर उन्होंने कहा कि किसान है, इसका टेम्परेचर काफी होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यह आपसी कुनबा है, यह चलता रहता है। टिकैत के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बीजेपी किसान मोर्चा 16 से लेकर 30 नवम्बर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के मऊ से की जाएगी। इसमें किसानों के लिए सरकार के कामों को गिनाया जाएगा। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों राकेश टिकैत ने एमएसपी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर के द्वारा बृहस्पतिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बताते कि एमएसपी मिल कहाँ रहा है। इसको लिखने के साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें एक किसान के हाथ में फसल है और साथ ही में लिखा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। कुल मिलाकर दोस्तों, उनकी तरफ से एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एमएसपी का मुद्दा उठाया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक सवाल पूछ रहे हैं कि काले कानून में काला क्या है, लेकिन एमएसपी पर डिग्री क्यों नहीं हो पा रही। इसका जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास है, ना तो किसी अफसर के पास, ना ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता काले कानून को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। एक और जानकारी की माने तो आजादी को भीख बताने पर कंगना रनावत पर भड़के वरुण गांधी, पूछा इसे पागलपन कहा जाए या फिर देशद्रोह। दरअसल दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने 1947 में मिली आजादी के बारे में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। वरुण गांधी ने कंगना रनावत की सोच पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार करके जो बातें कही गई है, ये सोच अपने आप में पागलपन या फिर देशद्रोह कहा जा सकता है। कंगना रनावत के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, कभी महात्मा गांधी जी ने त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार किया गया है। यह सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह कहूँ। एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो बहराइच के बदमाशों का बीजेपी कनेक्शन, ज्वेलर की हत्या कर भागे स्कॉर्पियो में लगा हुआ था बीजेपी का झंडा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के अंदर कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है।
आपराधिक घटनाएं योगी सरकार के अंदर लगातार बढ़ रही है। यूपी में आए दिन एक के बाद एक दिल दहलाने वाले आपराधिक घटनाएं होती है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पर भी लोग खुलकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि बहराइच के बाबगंज चौकी से कुछ ही दूर पर मंगलवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर को लूटने के इरादे से हत्या कर दी। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि जब इलाके में गोली की आवाज सुनाई दी तो मौके पर लोग पहुंच गए। लोगों को देखकर बदमाश अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसकी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ दिखाई दिया। हत्या को अंजाम देने वाले बदमाशों की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगी तस्वीर ने योगी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। और एक और अपडेट की माने तो मोदी सरकार जैसे किसानों के सामने जिद कर बैठी हुई है, वैसे ही अगर चाइना के सामने अगर जिद किया होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। खास तौर पर बीते कुछ दिनों से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने किसानों और भारत चीन के विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा कई बार चीन को लाल आंख दिखाने के दावे किए गए, लेकिन बीते साल से लद्दाख में चीनी सैनिकों के द्वारा लगातार घुसपैठ की जा रही है। यहाँ तक कि लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर पर चीनी कब्जा हो रखा है। बीजेपी के नेता ने बीते एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जिस तरीके से जिद कर रखी है, अगर ऐसा ही चीन के सामने कर देती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इसके लिए आप पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। गौरतलब है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच में चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पाया। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो 2019 के सांसद के चुनाव के बाद अचानक से एक बार फिर से प्रकट हो गई बीजेपी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में किसान, व्यापारी, जनता, मजदूर सब कोई खुश है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। उनके इस बयान को लेकर अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए कह दिया कि सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। तंज वाले लहजे में उन्होंने ये बयान दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों हेमा मालिनी अपने क्षेत्र में अमूमन दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अचानक से चुनाव से 6-7 महीने पहले ही दिखाई देने लगती है, जो अपने आप में इस बात के सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट देती है जो केवल चुनाव के दौर में दिखाई देते हैं। एक और जानकारी की माने तो किसान ने बीजेपी सरकार के मंत्री के हाथों सम्मान लेने से मना कर दिया, तो मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने किसान को मंच से नीचे उतार दिया। एक बार फिर से किसानों की बात सुनवाने को लेकर हर तरीके से बीजेपी के मंत्री का विरोध किया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो अरुणाचल प्रदेश में चीन के निर्माण पर कई सारे खुलासे सामने आने के बाद और जिस तरीके से अमेरिका की रिपोर्ट में मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार ने इसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद अब भारत सरकार ने आखिरकार आकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि चीन ने दशकों से अवैध कब्जा वाले इलाकों सहित सीमावर्ती इलाकों में अतीत से निर्माण गतिविधियां कर रखी है। भारत ने अपनी जमीन पर न तो चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार किया है और न ही इसने अनुचित चीनी दावों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा इस बात से अवगत कराया है कि आगे भी बीजिंग को इस तरीके से अवगत कराता रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना हमारी जमीनों को अधिग्रहण कर लेता है, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मंजूरी दे या ना दे, हमारी जमीन पर अगर चाइना का कब्जा है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद एक बार फिर से हमारी जमीन पर ये कब्जा वो परमानेंट बना लेगा और आखिरकार किसी डिप्लोमेसी के तहत वो जमीन भी उसकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जिसका दावा होता है, सामने वाला माने या ना माने, फायदा तो उसी को होता है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है और ये बर्खास्तगी इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जांच की जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने इस तरीके का भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि उनकी बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन पर 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई कई बच्चों की मौत का आरोप है। डॉक्टर कफील की बर्खास्तगी का फैसला उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी के बाद लिया गया है। उनकी बर्खास्तगी के आदेश में कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन यूपीपीएससी ने बर्खास्तगी के आदेश बीती रात मेडिकल शिक्षा विभाग को भेज दिया है। मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच के बाद उन्हें दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन केस में डॉक्टर कफील बरी हो चुके हैं, लेकिन उन पर अन्य मामलों में केस चल रहा था और ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखिएगा जरूर। कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण कार्रवाई जरूर दिखाई देती है। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार में मारे गए कई निर्दोष हिरासत में हुई कईयों की मौत पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप लगाते हुए ये बातें कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में कई निर्दोष लोगों को मारा गया है। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में
गुरुवार को कश्यप सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और योगी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक युवक को पुलिस ने उठा लिया और पीट कर मार डाला। बीजेपी सरकार में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। उन्होंने यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। सपा सभी वर्गों सहित सभी दलों को साथ में जोड़ने के लिए काम कर रही है। दूसरे दल की सरकार ने सपने दिखाकर आपका वोट लिया था, लेकिन आपके वोटों के साथ में छलावा किया है। आपके नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन झूठ के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सच दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच में कुंडली बॉर्डर पर घटना स्थल पर झोपड़ी में आग लग गई। नकदी और बाइक व सामान जल गया है। कुल मिलाकर किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। एक और जानकारी की माने तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बेबाक राय रखते हुए कह दिया कि 2024 में चली जाएगी बीजेपी की सरकार। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हमेशा बेबाक बोलने को लेकर जाने जाते रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, वे अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार अहंकार में इतनी डूब चुकी है कि इसे जनता गद्दी से हटा देगी। दिल्ली स्थित अपने आवास पर बातचीत में संजय राउत ने केंद्र सरकार और राज्य के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और इस दौरान दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर एनसीबी से लेकर ईडी सीबीआई के जो दावे बोले जा रहे हैं उन सभी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि बीते 7-8 साल के दौरान केंद्र सरकार उन राज्यों को अपना दुश्मन बनाए बैठी है जिसमें उसकी सरकार नहीं है। वे तो उन राज्यों में सत्ता आसीन दलों को कहते हैं कि उन्हें सरकार चलाना ही नहीं आता। संजय राउत ने खुलकर कहा कि इन दिनों केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल विपक्षी लोगों और नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अब तो एनसीबी का भी छापा मरवाया जा रहा है। इसी के साथ में विराट कोहली की बेटी को धमकी देने के मामले पर इंजीनियर के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र की साइबर सेल के डीसीपी ने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 नवंबर से ही जांच लगातार शुरू कर दी गई थी। तेलंगाना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धारा 354 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और नाम बदलकर पाकिस्तान का वीपीएन यूज करके धमकी देने का ये मामला है। साथ साथ ईडी के छापे वक्फ बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट पर है, वक्फ बोर्ड पर नहीं है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने स्पष्ट किया है कि गुरुवार को पुणे में हुई ईडी की छापेमारी वक्फ बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट पर हुई है, वक्फ बोर्ड पर नहीं हुई है। मलिक ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें बताया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड पर ईडी ने छापेमारी की है, जिससे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती है। मलिक ने बताया कि ताबूत इमाम एंडोनमेंट ट्रस्ट पर छापेमारी की गई है, जिन्होंने जमीन वक्फ बोर्ड की होते हुए भी बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े दस्तावेज बनाकर 7,76,98,000 से ज्यादा की रकम वसूली है। मलिक ने बताया कि मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चार्ज लेने के बाद वक्फ एक्ट के तहत काम किया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों उन्होंने कह दिया कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का पूरी तरीके से मुझे समर्थन मिला हुआ है, आशीर्वाद है। नवाब मलिक ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे नेताओं ने मुझे समर्थन दे रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेताओं को अगर लगता है कि नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो ये बीजेपी की गफलत है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी पूरी तरीके से मजबूती से नवाब मलिक के साथ में खड़ी हुई है। और इसी के साथ में नोटबंदी के 5 साल के बाद भी मोदी सरकार आज तक सफलता नहीं गिनवा पाई है। नोटबंदी के अप्रत्याशित फैसले के जरिए बात चाहे काले धन पर अंकुश लगाने की हो या आर्थिक प्रणाली से नकद को कम करने का मामला हो, टैक्स जीडीपी अनुपात बढ़ाने का मामला हो, आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में जाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच महिला सहकर्मी से छेड़खानी के मामले में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के सचिवालय के बापू भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तैनात अनुसचिव के खिलाफ उनकी सहकर्मी ने 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं पर संसद के द्वारा पारित कानून का मजाक उड़ा रही मोदी सरकार, जयराम रमेश ने पेश किए हैं विशेष अधिकार प्रस्ताव। उच्च सदन में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ संसद द्वारा पारित किए गए कानून के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना करने का एक विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है। देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। इसी के साथ में दोस्तों मांझी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि कंगना रनावत से पद्मश्री अवार्ड वापस ले लिया जाए, क्योंकि कंगना रनावत बयान देते हुए कह रहे थे कि 2014 में हमको आजादी मिली है, यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की शासन आने के बाद आजादी मिली है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता और यहाँ तक की जो तथाकथित अपने आप को बड़े एक्टर बताते हैं, जिनको पद्मश्री जैसे अवार्ड दिए जाते हैं, वो लोग भी इतिहास से छेड़खानी करते हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत का खुले तौर पर धज्जियां मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं। और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर जब सवाल खड़े किए जाते तब भी पद्मश्री वापस नहीं लिया जाता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री क्यों दिया जाए जिन्हें भारत की आजादी पर विश्वास नहीं है। 1947 में जो आजादी मिली, जिसके बाद पद्मश्री अवार्ड बनाया गया, तो क्या इस अवार्ड को कंगना रनावत को नहीं छोड़ देना चाहिए अगर उनको 2014 के बाद ही आजादी मिली है तो? क्योंकि पद्मश्री अवार्ड तो 1954 से ही चलता आ रहा है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना नहीं होनी चाहिए। खुर्शीद की किताब पर टिप्पणी करते हुए आजाद ने बातें कही है। अयोध्या फैसले पर सलमान खुर्शीद की किताब के एक अंश पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद
ने कहा कि हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ में इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत है और अतिशयोक्ति है। मैं व्यक्तिगत रूप से खुर्शीद के बयान का समर्थन नहीं कर सकता। आतंकवादी संगठन से हिंदुत्व की तुलना पूरी तरीके से गलत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद की किताब का अंश आने के बाद उन्हें चौतरफा घेरा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी उनके बयानों को लेकर आलोचना की है। किताब में सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है, चुनाव प्रचार के दौरान इसका ज्यादा जिक्र किया जाता है। किताब में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुइज्म को किनारे करके हिंदुत्व की भावनाओं को बढ़ाया जाता है। यह किताब 113 नंबर पेज पर कही गई बात में लॉन्चिंग इवेंट में कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर कई बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि 500 साल से मुगल और 150 साल से ईसाई शासन में भी हिंदू धर्म का कुछ बिगड़ा नहीं और कुछ खतरे में नहीं आया, लेकिन बीजेपी सरकार में खतरे में आ गया है क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो भी दिशा निर्देश हैं उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए। राज्य के अंदर जो पार्टियां हैं उन सभी को अपने चुनावी हिस्सेदारी करने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। ये मामला इस वक्त इतना गंभीर चर्चाओं में दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि त्रिपुरा के अंदर TMC लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए और बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। इसके लिए उन्होंने कई सारे नेताओं को लगा रखा है, लेकिन चुनावी हिंसा की खबरें लगातार आती रहती है। कहीं पर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कहीं पर पथराव कर दिया जाता है, कहीं पर किसी कार्यकर्ता को मारा जाता है, कहीं आग लगा दिए जाते हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है और इसीलिए राज्यपाल को भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन कई बार सौंपा गया है, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए त्रिपुरा सरकार से कहा है कि जो भी चुनावी गतिविधियां हैं उनको चलने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कहा कभी पलटती है गाड़ियां, कई लोग मर जाते हैं जेल में, यही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़क गए। वहीं पर आम आदमी पार्टी का दावा, कहा पूरे देश को दिया जा सकता है मुफ्त का बिजली और पानी। एंकर ने पूछा फिर क्यों यूपी में दिल्ली मॉडल के बजाय सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए थे और राम मंदिर में उन्होंने जाकर दर्शन भी किए थे, जिसको लेकर मीडिया ने सॉफ्ट हिंदुत्व बताया है। लेकिन दोस्तों चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसको समर्थन तभी मिलेगा जब वह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लेकर आती है, चाहे बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और महंगाई का मामला हो। ये बात तो तय है और ऐसे में मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेता घुमा घुमा कर दे रहे थे। वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में केस जो पहले दर्ज हो चुका था उसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी हुई है। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 4 साल पुराने बयान का जिक्र किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा को उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स स्मगलिंग के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने 56 वर्षीय खेरा को पंजाब में केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन कानून के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया है। एजेंसी ने इस साल मार्च में खेरा के परिसर में छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि खेरा ड्रग्स मामले के दोषियों और फर्जी पासपोर्ट गैंग के सहयोगी हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।